गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका साइंस क्वेश्चन बैंक के इस न्यू सीरीज में। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम क्वेश्चन बैंक एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और क्वेश्चन बैंक 60% का वेटेज रखता है। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। बोल रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो मैंने उसमें अपसारी और अभिसारी में अंतर स्पष्ट किया था। अपसारी बोला तो बताइए इससे तात्पर्य क्या हुआ, किरणें पास आ रही हैं दूर जा रही है। अगर वीडियो को आप देखे होंगे ध्यान से तो मालूम होगा कि अपसारी का मतलब क्या होता है। तो अपसारी का मतलब हम बताए थे, सारी किरणें कहाँ जा रही है, दूर भाग रही है। तो इसमें किरण क्या होती है, दूर भागती है। बस मेरा आंसर यहीं से मिल गया। देखिए, लेंस होता है दो, एक लेंस होता है उत्तल लेंस और एक लेंस होता है अवतल लेंस। एक लेंस होता है उत्तल लेंस और एक लेंस होता है अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। देखिए होता क्या है, उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस वो प्रतिबिंब मतलब उसे प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को एकत्रित कर देता है। जब ये प्रकाश को एकत्रित करेगा तो क्या हो गया, ये अभिसारी हो गया। तो और उत्तल लेंस के बारे में पूछेगा तो बोलना है कि उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्रित कर देता है, अर्थात इसी कारण ही इसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है। देखिए अवतल, जब उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्रित करेगा तो उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। तो हम बोलेंगे अवतल लेंस पे जब प्रकाश डालते हैं तो यह प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। इसी कारण इस लेंस को हम अपसारी लेंस क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है, अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्रित कर देता है और अवतल लेंस प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, बोल रहा है कि मानव के पाचन तंत्र को समझाएं। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पाचन तंत्र को हम समझते हैं। देखिए पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, ठीक ना। एक सेकेंड, थोड़ा इस पे तो फ़ोन है तो ठीक से नहीं बनेगा, फिर भी आप विजुलाइज कीजिएगा उसको, ठीक ना। ये अमाशय है और अमाशय के बाद हम नीचे बढ़ेंगे ना तो ये छोटी हाथ हम इसको बना रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा थोड़ा, ये छोटी हाथ है, ऐसे जो जा रहा है कट करके, और यहाँ से ये है बड़ी हाथ। ये जो कोष्ठ की तरफ है ना, ये बड़ी हाथ है। वो समझ में आ जाएगा क्या होता है, मतलब इसमें गिजर मिजर हो जाता है, कैसे भी बने। देखिए ये मानव का है मुख्य गुहा। क्या होता है, मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार ऑब्जेक्टिव में ही, मानव का पाचन तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मानव का पाचन तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख्य गुहा से। मानव का पाचन तंत्र मुख्य गुहा से प्राप्त होता है। और मुख्य गुहा के बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। कहाँ जाता है, मुख्य गुहा के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रास नली में। मुख्य गुहा के बाद भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। देखिए ये मुख गुहा था, मुख गुहा से ऐसे, एक मिनट सेकंड हम बनाते हैं, एक मिनट। मुख गुहा से भोजन कहाँ प्रवेश करता है, ग्रास नली में। यानी कि पहले भोजन गया मुख गुहा में और मुख गुहा के बाद कहाँ गया, ग्रास नली में गया। मुख गुहा के बाद ग्रास नली में गया। देखिए हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद यहाँ मुंह में से यही ना आया, ग्रास नली में। यानी कि मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। तो यहाँ से हम खाना खाए और ग्रास नली में यहाँ भोजन आ गया। और ग्रास नली के बाद ये देखिए, इसको हम बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं इसको, ये पीला वाला जो घेर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अमाशय। तो ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। ग्रास नली के पश्चात हमारा भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में। तो ग्रास नली के बाद भोजन जाता है हमारा अमाशय में। कहाँ जाता है, अमाशय में। ग्रास नली के बाद भोजन हमारा चल गया कहाँ, अमाशय। अमाशय का मतलब होता है पेट। अमाशय का मतलब क्या होता है, पेट। अमाशय का मतलब पेट। देखिए पेट ना 3 भाग में बटा होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि उतना डीप में नहीं पूछता है, ठीक ना। तो हम इसको इतना पे ही देखते हैं। एक सेकेंड,
एक सेकेंड। कलर को चेंज हो गया आई थिंक। हाँ हो गया। हाँ देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि जो ये हमारी अमाशय होती है ना, अमाशय 3 भागों में बटी होती है। अमाशय कितने भाग में बटी होती है? 3 भाग में। तो वो हमको उतना डीप में नहीं जाना है, ठीक ना। अब देखते हैं, पहले गया भोजन मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद गया ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ गया है? ग्रास नली के बाद भोजन हमारा गया है अमाशय में। पहले मुख गुहा से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में। देखिए, अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत में। यानी कि भोजन अमाशय के बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि अमाशय के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है? तो अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत के बाद इसे प्रवेश करता है बड़ी आंत में। कहाँ प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। हम बड़ी आंत हम बना देते हैं। छोटी आंत के बाद भोजन प्रवेश करता है बड़ी आंत में। देखिए बताते हैं कैसे आप होता है सब क्रिया। बड़ी आंत, देखिए जो मुख गुहा है ना, मुख गुहा में लार ग्रंथि होती है जो कि भोजन को चिपचिपा करने का मतलब कार्य करती है। और भोजन चिपचिपा होने के बाद कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में क्रमाकुंचन के सहायता से भोजन जाता है। किसके सहायता से? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन। तो पूछा था क्वेश्चन कि क्रमाकुंचन की घटना कहाँ होती है? क्रमाकुंचन की घटना कहाँ होती है? तो क्रमाकुंचन की घटना ग्रास नली में होती है। कहाँ होती है? क्रमाकुंचन की घटना ग्रास नली में होती है। क्रमाकुंचन घटना कहाँ होती है? ग्रास नली में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ, 2 नंबर का भी पूछा हुआ था कि क्रमाकुंचन की घटना कहाँ होती है? तो ग्रास नली में होती है। देखो क्रमाकुंचन का मतलब, एक हम दूसरा साइड लेते हैं। क्रमाकुंचन का मतलब होता है ना, ये देखिए, ये मेरा मानते हैं ये मेरा ग्रास नली है, ठीक ना। ग्रास नली से पाइप की तरह है, और पाइप, ये जो पाइप है ना बहुत पतला है, और पतला है इसलिए भोजन इसको ऐसे ऐसे करके जाता है। इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन। तो पूछा था क्वेश्चन कि क्रमाकुंचन की घटना कहाँ होती है? तो क्रमाकुंचन की घटना होती है ग्रास नली में। फिर भोजन आता है अमाशय में। अमाशय में लगभग भोजन 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा तक रहता है? लगभग 4 घंटा। लगभग 4 घंटा तक भोजन अमाशय में उपस्थित रहता है। और अब 4 घंटा यहाँ रहने के बाद कहाँ जाएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो अमाशय में भोजन 4 घंटा रहता है। कितना घंटा? 4 घंटा रहता है। देखिए यहाँ ना भोजन आ गया, उसके बाद जाता है छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में जाने से पहले ना यहाँ हम कुछ चित्र बनाएंगे। चित्र को ध्यान से देखिएगा। इसको हम रेड पेन से कर रहे हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये जो छोटी आंत है ना, यहाँ पे ना एक होता है जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका नाम है यकृत। क्या है? यकृत। देखिए यकृत के नीचे एक पाइप का आकार का होता है, पाइप जैसा होता है, और पाइप के नीचे एक थैली होती है। इसी को बोलते हैं हम पित्ताशय। तो देखिए होता क्या है, हम जब भोजन करते हैं ना तो हमारे अमाशय में अम्ल होता है। हमारे अमाशय में जो अम्ल होता है वो अम्ल होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भोजन अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होने के कारण ये जब अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करना चाहता है तो इसको यहाँ रोक दिया जाता है। रोक दिए जाने के कारण यहाँ में पित्त उपस्थित, पित्ताशय में क्या उपस्थित रहेगा? पित्त उपस्थित रहेगा। और पित्त से एक नली रहता है इसमें, मतलब कि अमाशय की जो नली जुड़ती है वहाँ एक नली जुड़ी रहती है। और यहाँ से ये देखिए जो रेड वाला बना रहे यही नली है। और यहाँ से जब भोजन आता है ना तो भोजन को ये क्षारीय करके भेजता है, क्योंकि पित्त जो हमारा होता है क्या होता है? क्षारीय। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था 2 नंबर में कि मानव के शरीर में पित्त का काम क्या है? तो पित्त का काम भोजन को क्षारीय करना है, क्योंकि अच्छे से पचा पाए। क्योंकि देखिए अगर ये क्षारीय नहीं करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक, ये जो अम्ल है बहुत खतरनाक अम्ल है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? बहुत ज़्यादा खतरनाक अम्ल है। और हमारी छोटी आंत है उस अम्ल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और छोटी आंत जल जाएगी। और आप बोलेंगे तब तो अमाशय क्यों नहीं जलता? तो अमाशय में एक ऐसी लेयर होती है जिसके कारण वो नहीं जल पाती है। तो अमाशय एक लेयर होती है जिसके कारण वो नहीं जल पाती है। तो अमाशय के बारे में नहीं सोचना है, ठीक ना।
आगे हम बढ़ते हैं तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन पूर्ण रूप से छोटी आंत में होता है। अगर आप बातों को ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा ना, तो बोलते हैं कि बायोलॉजिस्ट और पाचन तंत्र से एक भी क्वेश्चन आएगा कहीं भी तो वहाँ छूटने वाला नहीं है। बस बात को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखना संभव नहीं, हम बस समझा सकते हैं, ठीक ना। तो हम क्या बोल रहे थे कि एक सेकेंड, अब यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर देते हैं, हो गया ना जूम। अब देखिए, या हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं, वो समझ में आएगा। पेन का कलर हम हरा करते हैं, हरा पेन है। देखिए अब यहाँ से आ गया, एक सेकेंड, यहाँ से भोजन कहाँ आ गया? अब अमाशय से जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो पूछता है क्वेश्चन, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब फिर पूछेगा तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। एक बार क्वेश्चन को हम देखे थे, 17 का या 18 क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि पाचन तंत्र के मुख्य अंगों का नाम लिखे। तो देखिए, पाचन तंत्र के मुख्य अंगों का नाम लिखने के लिए बोलेगा तो पहला अंग हमारे सामने है, पहले अंग को हम देखेंगे तो पहला अंग क्या है? मुख्य गुहा। मुख्य गुहा है पहला अंग, और मुख्य गुहा के बाद हम फिर देखते हैं तो ग्रास नली है, ग्रास नली के बाद देखते तो अमाशय है, अमाशय के बाद देखते तो छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद देखते तो बड़ी आंत है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर अब क्वेश्चन आएगा, तो मैंने मानव के पाचन तंत्र को पूरा तरह समझा दिया। अब आप पे डिपेंड करता है इसको कैसे आप सजा कर लिखते हैं। बस जैसे मैंने बताया इसी को लिख दीजिएगा। जैसे मुँह गुहा के बारे में लिख जाएगा, मुँह इससे पाचन का प्रारंभ होता है, फिर मुँह गुहा के बाद बोझा जाता है ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद जाता है अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद जाता है बड़ी आंत में, और कहाँ क्या क्या क्रिया होती है सबको लिख देना है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा ये रट लेना है, उल्टा बनता है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और उल्टा बनता है वो सच, मतलब रियल वाला बनता है। तो रियल को बोलते हैं वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब उल्टा और क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो वही बोल रहा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। और ये जब दिमाग में जाता है तो उसको, जो प्रतिबिंब को दिमाग क्या करता है? सीधा कर देता है। दिमाग प्रतिबिंब को क्या कर देता है? सीधा कर देता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये तो वैसे मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन उठाया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी से क्वेश्चन पूछा है। अम्ल तथा क्षार में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोलना है। तो देखिए क्या करना है। पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ से लाइन खींच लेंगे, एक सेकेंड, हाँ, एक यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। अब देखिए लिखेंगे, पहले यहाँ से एक और हम इसको खींच देते हैं, हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला नंबर अम्ल क्षार में अंतर कि अम्ल, एक सेकेंड, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये ना खट्टा टाइप का लगता है। अगर अम्ल को आप चखिएगा ना तो खट्टा लगता है। देखिए, या आप इमली वगैरह खाते हो उसमें अम्ल रहता है ना, क्या लगता है? खट्टा लगता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और इसका जो पीएच मान होता है ना, वो 7 से कम होता है। तो देखिए, 7 से कम किसी भी चीज़ का पीएच मान देखिएगा, उसमें आंसर मारना है अम्ल। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इमली क्या है, और बोला था अम्ल क्षार। तो ये क्या है? इमली अम्ल है। और इसके जैसे पीएच मान दे देगा, बोलेगा 5.6 पीएच मान किस चीज़ का है? तो अब देखिएगा 7 से कम है ना, तो जो 7 से कम रहेगा उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। यानी कि इसका पीएच मान 7 से क्या रहता है? कम रहता है। इसका पीएच मान 7 से क्या होता है?
कम होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 2 नंबर का है तो उसमें ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे और फिर इधर लिखेंगे यह स्वाद में कड़वा होता है, भस्म की ओर लिखेंगे। ये अम्ल का था, ये क्षार का था, ये क्षार यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक ना। ये लिखना है ये स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? ये स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। देखिए जो भस्म है ना यानी क्षार है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम और भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा। देखिए अम्ल और भस्म जब साथ में विक्रिया करते हैं ना तो लवण तथा जल बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 नंबर में कि अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया बन के अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम मानते हैं कि ये तारे हैं, हम 1-2 स्टार यहाँ बना लेते हैं, ठीक ना। ये देखिए मानते हैं ये अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष में सब क्या है? तारे हैं। अंतरिक्ष में सब तारे हैं। एक सेकेंड, अंतरिक्ष में सब क्या है? तारे हैं। अंतरिक्ष में सब तारे हो गए ना, हाँ तारे हो गए। अब देखिए एक सेकेंड, देखिए अंतरिक्ष में सब तारे हैं और यहाँ हम हैं धरती पे। यहाँ कौन है? हम लोग हैं। धरती पे कौन है? हम लोग हैं। यहाँ मानते हैं मानव हैं। यहाँ किसका बसेरा है? मानव का बसेरा है। अब देखिए हम जो रहते हैं वो स्थल मंडल पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्थल मंडल पर रहते हैं। और हमारे ऊपर जो मंडल है इसको बोलते हैं वायुमंडल। देखिए वायुमंडल 5 परतों में होता है। 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत और 5 परत। 5 परतों के बाद इसका प्रकाश हमारे पास आता है। ये जो है तारा, इसका प्रकाश कैसे हमारे पास आता है? 5 परतों से गुजरने को मानते हैं। कोई तारा है, इसका प्रकाश मेरे पास आ रहा है तो 5 परतों से गुजर रहा है और 5 परतों से गुजरने के बाद हवा मतलब हर जगह तो समान नहीं रहता है। कहीं बहुत ज़्यादा सघन हवा हो जाएगा तो कहीं विरल हवा हो जाएगा। सघन का मतलब होता है ज़्यादा हवा, तो कहीं हवा हो जाएगा ज़्यादा तो कहीं हवा हो जाएगा कम। और हवा के इसी कम और ज़्यादा के कारण जो तारे हैं, और हवा कम होगा तो बहुत ब्राइट दिखाई देगा तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, और जब हवा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कम दिखाई देगा। तो देखिए जब हवा ज़्यादा हुआ मतलब हवा का सघनता ज़्यादा हुआ, मतलब कि मानते हैं यहाँ इतनी मनी हवा है और एक जगह पूरा इतना पूरा गुजमुजाइल हवा है, तो इतना हवा होगा तो कोई चीज़ दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा तो तारे कम दिखते हैं, और जब कम हवा होता है तो ज़्यादा दिखते हैं। यानी कि तारे कभी ज़्यादा लाइट करते हैं तो कभी कम लाइट देते हैं। इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। तो बोलेंगे वायुमंडल में हवा की भिन्नता के कारण, मतलब कि कभी हवा ज़्यादा होता है तो कभी हवा कम होता है। ये लिख दीजिएगा क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको मतलब लिख लीजिएगा कहीं, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।